स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे और नजदीक से जानेंगे एक ऐसी सभ्यता को जो आज से आप सोचिए हजारों साल पहले फल फूल रही थी। हमारा आज का विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। हड़प्पा इसका सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसलिए नाम भी प्रचलित है। अच्छा। और हमारी ये बातचीत आधारित है भारत का प्राचीन इतिहास, एक सफर से मिले कुछ खास हिस्सों और जानकारी पर। ये स्रोत इस हैरत अंगेज सभ्यता पर काफी रोशनी डालते हैं। तो मकसद साफ है, इस शुरुआती शहरी सभ्यता की उन्नत व्यवस्थाओं को समझना, इसका फैलाव देखना और हाँ, इसके जो अनसुलझे रहस्य हैं उन पर भी बात करना। बिल्कुल। चलिए इस प्राचीन दुनिया की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके समय और विस्तार से। ये सभ्यता आखिर कब और कहाँ मौजूद थी? मतलब कितना बड़ा क्षेत्र था इसका? हाँ, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो मोटे तौर पर 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हालांकि इसका जो सबसे विकसित दौर था, जिसे हम परिपक्व हड़प्पा काल कहते हैं, वो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। अच्छा, यानी करीब 700 साल का चरम काल। जी, और जहां तक विस्तार की बात है तो ये बहुत बहुत विशाल थी। आप अंदाजा लगाइए, आज के पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा और भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब इसमें शामिल थे। ओह। असल में अगर हम मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यताओं से तुलना करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्रफल कहीं ज्यादा बड़ा था। वाकई मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा? ये तो प्रभावशाली है। हाँ, और जैसा नाम से ही पता चलता है, इसका केंद्र सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में था। खासकर एक पौराणिक नदी है सरस्वती, जिसे आज घग्गर हाकरा नदी तंत्र से जोड़ा जाता है। उसके किनारे भी कई बस्तियां थीं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो सबसे मशहूर शहर हैं ही, लेकिन धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल जैसे सैकड़ों और स्थल खोजे जा चुके हैं। सैकड़ों स्थल, तो ये काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र रहा होगा। संभवतः। और इसे इतना उन्नत क्यों माना जाता है? जब हम कहते हैं उन्नत, तो उस जमाने के हिसाब से इसका मतलब क्या है? क्या खास था? उन्नत कहने के कई मजबूत कारण हैं, और शायद सबसे बड़ा है इनकी अद्भुत शहरी योजना। आप कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4500 साल पहले की बात है ये। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर एक पूरी सोची समझी योजना के तहत बसाए गए थे। ऐसा नहीं कि बस जैसे जैसे लोग आते गए घर बनते गए, नहीं। मतलब प्लानिंग थी बाकायदा, जैसे आज के कुछ परिकल्पित शहर होते हैं, चंडीगढ़ या जयपुर जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। पर हजारों साल पहले सबसे पहली चीज तो सड़कों का जाल। मुख्य सड़कें एकदम सीधी होती थीं। सीधी? हाँ, और एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं, 90 डिग्री पर। इससे पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न, मतलब एक जाल जैसा बन जाता था। और ये सड़कें काफी चौड़ी भी होती थीं। अच्छा। दूसरी बड़ी खासियत थी इनकी जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, ये तो मैंने सुना, बहुत मशहूर है। जी, घरों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियां बनी थीं, और ये नालियां फिर सड़क के किनारे बनी बड़ी नालियों से जुड़ जाती थीं, और वो बड़ी नालियां ढकी हुई थीं। ढकी हुई नालियां उस जमाने में? हाँ, पक्की ईंटों से बनी थीं और ढकी हुई थीं। इनमें थोड़ी ढलान भी होती थी ताकि पानी आसानी से बह जाए, और जगह जगह मैनहोल जैसे गड्ढे भी थे, शायद सफाई के लिए। कमाल है। मतलब साफ सफाई और स्वास्थ्य का इतना ध्यान, ये तो आधुनिक सिविक इंजीनियरिंग जैसा लग रहा है। बिल्कुल, उस जमाने में ये असाधारण बात थी। और घरों के बारे में क्या? वो कैसे होते थे? घर भी काफी अच्छे बने होते थे। ज्यादातर घर पक्की ईंटों से बनते थे। और एक और हैरान करने वाली बात बताऊं? हाँ, बताइए। हजारों साल पहले सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे अलग अलग शहरों में जो ईंटें मिली हैं, वो एक मानकीकृत अनुपात में है, स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो। एक ही अनुपात की ईंटें, मतलब साइज तय था? हाँ, आमतौर पर 4.2.1 की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। सोचिए, इससे लगता है कि कोई ना कोई केंद्रीय व्यवस्था या मानक जरूर रहा होगा जो ये सब तय करता था। ये अपने आप में एक पहेली है। स्रोत इसका जवाब नहीं देते, पर इशारा जरूर करते हैं। ये तो सच में पहेली है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी शायद। शायद। और घर अक्सर 2 मंजिला भी होते थे।
उनमें आंगन होता था, कई कमरे होते थे और कुछ घरों में तो निजी कुएं और बाथरूम भी मिले हैं। निजी बाथरूम, मानकीकृत ईंटें, ये तो वाकई बहुत विकसित सोच को दिखाता है। अच्छा, आपने मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का भी जिक्र किया था पहले, वो क्या था और क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जिसे अंग्रेजी में ग्रेट बाथ कहते हैं, वो एक बहुत ही प्रभावशाली ढांचा है। ये एक बड़ा आयताकार कुंड है, करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। काफी बड़ा है। हाँ, पक्की ईंटों से बना है और पानी रिसने से रोकने के लिए, मतलब वाटरप्रूफिंग के लिए, जिप्सम और बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया था। तकनीक भी थी। जी, कुंड में उतरने के लिए दोनों सिरों पर सीढ़ियां हैं और इसके चारों ओर बरामदे बने हैं, छोटे छोटे कमरे भी हैं। तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता था, कोई अंदाजा? देखिए, सटीक उद्देश्य तो पता नहीं क्योंकि लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि इसका इस्तेमाल शायद सार्वजनिक रूप से होता होगा, हो सकता है धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या पवित्र स्नान के लिए। ये उनकी इंजीनियरिंग कुशलता का तो नमूना है ही, साथ ही उनके सामुदायिक जीवन का भी एक प्रतीक है। सही कहा। अच्छा, इतनी अद्भुत शहरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाहिर है एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत रही होगी। उनके व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? क्या वो बस आपस में ही लेन देन करते थे या बाहर भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ कुशल योजनाकार ही नहीं थे, बल्कि माहिर व्यापारी भी थे। अच्छा। हाँ, उनके व्यापारिक संबंध सिर्फ अपने विशाल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थे, वो दूर दराज के इलाकों तक फैले थे। हमें पुरातात्विक सबूत मिले हैं। जैसे कि? जैसे मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहां की खुदाई में हड़प्पा की बनी मोहरें मिली हैं। ओह, मेसोपोटामिया में। जी, और वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से मेसोपोटामिया का सामान मिला है, तो ये साफ है कि इन दो महान सभ्यताओं के बीच नियमित व्यापार होता था। मेसोपोटामिया तक ये तो हजारों किलोमीटर की दूरी हो गई। हाँ। कमाल है। तो किन चीजों का व्यापार करते थे ये लोग? स्रोत बताते हैं कि सिंधु क्षेत्र से कई चीजें बाहर भेजी जाती थीं। कीमती पत्थर थे, जैसे लाजवर्द यानी लापिस लजूली, ये शायद अफगानिस्तान से आता था। फिर कारेलियन के मनके, मतलब बीड्स, सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत से बनी वस्तुएं, शंख और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज कपास। कपास, कॉटन। हाँ, और उससे बने कपड़े। ऐसा माना जाता है कि कपास की खेती शायद दुनिया में सबसे पहले इसी क्षेत्र में शुरू हुई। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। और बदले में भी क्या मंगाते होंगे? शायद मेसोपोटामिया से कुछ धातुएं मंगाते हो या कोई और तैयार माल। इसका विवरण उतना साफ नहीं है। समझ गया। और इस व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या व्यवस्था थी? आपने लोथल का नाम लिया था पहले। हाँ, गुजरात में मिला लोथल शहर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वहां एक बहुत बड़ी आयताकार संरचना मिली है। क्या है वो? ज्यादातर पुरातत्वविद उसे एक गोदीबाड़ा, मतलब एक बंदरगाह या डॉकयार्ड मानते हैं। बंदरगाह? जी, उसमें जहाजों के आने जाने और लंगर डालने की व्यवस्था थी। अगर ये वाकई एक डॉकयार्ड था, तो ये दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाहों में से एक है। अविश्वसनीय। और ये साबित करता है कि हड़प्पावासी समुद्री व्यापार में भी माहिर थे। ये उनके इंजीनियरिंग कौशल का एक और प्रमाण है। सोचिए, समुद्र से थोड़ा अंदर एक नहर के जरिए इसे नदी से जोड़ा गया था ताकि जहाज अंदर आ सके। अद्भुत इंजीनियरिंग, समुद्री व्यापार, मतलब उनकी पहुंच और तकनीक काफी उन्नत थी। अच्छा, व्यापार में लेन देन या माल की पहचान के लिए क्या इस्तेमाल होता था? शायद यहीं पर वो मोहरें काम आती होंगी जिनकी बात हमने की। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास पुरावस्तुओं में से एक है उनकी मोहरें, सील्स। हाँ, देखिए, मैंने तस्वीरों में चौकोर सी होती है। हाँ, ज्यादातर सेलखड़ी, मतलब स्टीटाइट नाम के नर्म पत्थर से बनी छोटी, चौकोर या कभी-कभी आयताकार पट्टिकाएं होती थीं। इन पर जानवरों की बहुत सुंदर आकृतियां उकेरी होती थी। कौन से जानवर? सबसे आम तो एक सिंग वाला जानवर है, जिसे अक्सर यूनिकॉर्न कह दिया जाता है। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल, हाथी, बाघ, रेंडा, भैंसा, कई तरह के जानवर। और जानवरों के ऊपर कुछ चिन्ह भी बने होते थे, वही उनकी लिपि का हिस्सा है। हाँ, स्रोत भी यही बताते हैं कि इन मोहरों का इस्तेमाल शायद जो सामान बाहर भेजा जाता था उसकी गठरियों पर ठप्पा लगाने के लिए होता होगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, ताकि माल की पहचान हो सके या मालिक का पता चल सके। एक तरह की सील जैसे आज भी लगती है। सही। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये शायद एक तरह के पहचान पत्र या प्रशासनिक अधिकार के प्रतीक भी हो सकते थे। ये भी संभव है। और इन पर बनी जानवरों की आकृतियों का शायद कोई धार्मिक या सामाजिक महत्व भी रहा हो। बहुत संभव है।
और जैसा आपने कहा, इन मोहरों पर जो चिन्ह है वही सिंधु लिपि के सबसे स्पष्ट उदाहरण है। वो लिपि जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है? हाँ, दुर्भाग्य से ये लिपि चित्रात्मक और ध्वन्यात्मक चिन्हों का मिश्रण लगती है। इसमें 400 से ज्यादा मूल चिन्ह पहचाने गए हैं। 400 से ज्यादा? जी, और ये ज्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है, पढ़ नहीं पाया है। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। बिल्कुल, अगर इसे समझ लिया जाए तो सोचिए, उनकी भाषा, उनका समाज, उनके विश्वास और शायद उनके पतन के बारे में भी हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। ये वाकई बड़ा रहस्य है, और लिपि के अभाव में जाहिर है उनके समाज के बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता होगा। क्या हमें उनके सामाजिक ढांचे के बारे में कुछ पता चलता है? जैसे मिस्र में फ़ैरो थे, बड़े बड़े राजा, मेसोपोटामिया में भी राजा थे। क्या सिंधु घाटी में भी ऐसे शासक वर्ग के प्रमाण मिलते हैं? ये एक और दिलचस्प पहेली है। देखिए, मिस्र के पिरामिडों या मेसोपोटामिया के विशाल महलों और मंदिरों के बिल्कुल विपरीत सिंधु घाटी के स्थलों पर शासकों से जुड़े ऐसे कोई भव्य स्मारक या महल नहीं मिलते। कोई महल नहीं? नहीं, ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हाँ, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है या हड़प्पा के अन्नागार जैसी बड़ी सार्वजनिक इमारतें मिली हैं, पर किसी राजा या रानी के रहने के लिए आलीशान महल या उनकी कोई भव्य कब्रें नहीं मिली हैं। ये तो अजीब बात है। हाँ, तो इससे कुछ इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि शायद सिंधु समाज उतना ज्यादा श्रेणीबद्ध, मतलब हायरार्किकल नहीं था जितना कि मिस्र या मेसोपोटामिया का समाज था। तो फिर शासन कैसे चलता था? अगर राजा नहीं थे तो इतना बड़ा, इतना सुसंगठित नेटवर्क कैसे काम कर रहा था? मानकीकृत ईंटें, व्यापार, ये सब कैसे होता था? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका कोई एक निश्चित उत्तर हमारे पास नहीं है। अच्छा। एक विचार यह है कि शायद शासन व्यापारियों या जमींदारों या फिर पुरोहितों की परिषदों के हाथ में रहा हो। काउंसिल्स। हाँ, हो सकता है अलग अलग शहरों का शासन अलग अलग तरह से चलता हो, लेकिन वो सब एक साझा संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हों। क्योंकि मानकीकृत ईंटें, बाट और माप, मोहरें, शहरी नियोजन में समानता, ये सब किसी न किसी तरह के समन्वय या नियंत्रण की ओर इशारा तो करते हैं, पर उसका स्वरूप क्या था ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि जैसा कि स्रोत में भी संकेत मिलता है, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह समानता थी। घरों के आकार में अंतर दिखता है, कुछ कब्रों में ज्यादा सामान मिला है दूसरों के मुकाबले। हाँ, ये सही है। तो ये बातें समाज में कुछ हद तक आर्थिक या सामाजिक भिन्नता की ओर तो इशारा करती हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है शासक वर्ग रहा हो, पर शायद वो उतना दिखावा पसंद ना करता हो जैसा मिस्र या मेसोपोटामिया में था। या शायद उनकी शक्ति के प्रतीक कुछ और रहे हों जिन्हें हम अभी पहचान नहीं पाए हैं। हाँ, ये भी एक संभावना है। लिपि के बिना ये सब अटकलें ही हैं, है ना? बिल्कुल। जब तक लिपि पढ़ी नहीं जाती, सामाजिक और राजनीतिक संरचना एक रहस्य ही बनी रहेगी। हम केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं। और यही हमें सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। इतनी उन्नत, इतनी विशाल, इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? इसका पतन क्यों हुआ? क्या हुआ इन लोगों का? ये सिंधु घाटी सभ्यता का शायद सबसे जटिल और सबसे ज्यादा बहस वाला सवाल है। एक बात साफ है कि इसका पतन अचानक नहीं हुआ। अच्छा, धीरे धीरे हुआ। हाँ, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास शहरों का पतन शुरू हुआ, शहर उजड़ने लगे और 1300 ईसा पूर्व तक आते आते ये सभ्यता काफी हद तक एक ग्रामीण संस्कृति में बदल चुकी थी। तो इसके कारण क्या थे? कई सिद्धांत होंगे शायद। कई सिद्धांत दिए गए हैं और ज्यादातर विशेषज्ञ अब ये मानते हैं कि कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारकों का मिला जुला असर रहा होगा। अच्छा, तो कौन कौन से मुख्य सिद्धांत हैं? एक प्रमुख सिद्धांत है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। उस समय भी? हाँ, अध्ययनों से पता चलता है कि उस दौरान मानसून का पैटर्न बदला, बारिश कम हुई, सूखा पड़ने लगा। ओह। और सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर थी, तो पानी की कमी ने खेती को बुरी तरह प्रभावित किया होगा, खाद्य उत्पादन घटा होगा और इतने बड़े शहरों की आबादी का पेट भरना मुश्किल हो गया होगा। जलवायु परिवर्तन, ये तो आज के दौर की भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये सोचना दिलचस्प है कि हजारों साल पहले भी इसने सभ्यताओं के भाग्य को कैसे प्रभावित किया होगा। स्रोत में भी ये बात है कि इससे आज भी सबक लिया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत नदियों के मार्ग परिवर्तन या उनके सूख जाने से जुड़ा है। नदियां? हाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, खासकर वो घग्गर हकरा नदी, जिसे कई विद्वान प्राचीन सरस्वती नदी मानते हैं,
हो सकता है वो भूकंपीय गतिविधियों या दूसरे कारणों से अपना रास्ता बदल ली हो या धीरे धीरे सूख गई हो। क्योंकि ज्यादातर बस्तियां नदियों के किनारे ही थीं, तो पानी का स्रोत खत्म होने से जीवन असंभव हो गया होगा। लोगों को मजबूरन दूसरी जगहों पर जाना पड़ा होगा। राथीगढ़ी जैसे स्थलों पर सरस्वती के सूखने के प्रमाण मिले भी हैं। पानी का ना रहना तो किसी भी बसावट के लिए विनाशकारी ही होगा। बिल्कुल। क्या कोई बाहरी कारण भी माना जाता है? वो आर्यों के आक्रमण वाला सिद्धांत भी तो सुना है हमने। हाँ, एक जमाने में ये सिद्धांत काफी प्रचलित था। आर्यों का आक्रमण या बड़े पैमाने पर उनका प्रवासन। क्या था वो सिद्धांत? उसके अनुसार मध्य एशिया से आए आर्यों ने सिंधु घाटी के लोगों पर हमला किया और उनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया। मोहनजोदड़ो में कुछ कंकाल मिले थे, उन्हें इसका सबूत माना गया था। लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इस सिद्धांत पर अब ज्यादातर इतिहासकार सहमत नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य किसी बड़े हमले या युद्ध के नहीं मिलते, और जो कंकाल मिले हैं उनकी व्याख्या अब अलग तरह से की जाती है। अच्छा, तो आक्रमण वाला सिद्धांत अब मान्य नहीं है? ज्यादातर नहीं। हाँ, ये जरूर संभव है कि बाहर से लोगों का धीरे धीरे प्रवासन हुआ हो, माइग्रेशन, और वो लोग स्थानीय आबादी के साथ घुल मिल गए हों, जिससे सांस्कृतिक बदलाव आया हो। लेकिन इसे पतन का मुख्य कारण मानना अब मुश्किल है। समझ गया। तो और क्या संभावनाएं हो सकती हैं? कुछ और कारण भी सुझाए गए हैं, जैसे लगातार आने वाली बाढ़। खासकर मोहनजोदड़ो जैसे नदी किनारे बसे शहरों के लिए ये समस्या रही होगी। किसी महामारी का फैलना भी एक संभावना हो सकती है। एक और विचार ये है कि शायद बढ़ती आबादी और गहन कृषि ने पर्यावरण पर बहुत दबाव डाला। संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ, जमीन की उर्वरता कम हो गई या जंगल खत्म हो गए। ये भी संभव है। तो जैसा मैंने कहा, ज्यादा संभावना इसी बात की है कि ये सब मिले जुले कारण थे। जलवायु परिवर्तन, नदियों में बदलाव और शायद कुछ हद तक आंतरिक सामाजिक आर्थिक समस्याएं या बाहरी व्यापारिक संपर्कों में बदलाव। इन सब ने मिलकर धीरे धीरे इस महान शहरी सभ्यता को पतन की ओर धकेल दिया। शहर उजड़ने लगे, व्यापार ठप पड़ गया और लोग छोटे ग्रामीण समुदायों में रहने लगे। तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक धीमी, जटिल प्रक्रिया थी, जिसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई कारण थे, और उनका सटीक क्रम और महत्व क्या था, ये अभी भी शोध का विषय है। ये वाकई एक आकर्षक पहेली है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से जो खास बातें निकलकर सामने आई हैं, उन्हें अगर समेटें तो सिंधु घाटी सभ्यता अपनी असाधारण योजनाबद्ध शहरी बसावट के लिए जानी जाती है। जी। वो ढकी मालियां, मानकीकृत ईंटें कमाल की थीं। जी है। उनका व्यापार दूर दूर तक मेसोपोटामिया तक फैला था। लोथल जैसा बंदरगाह समुद्री व्यापार का सबूत देता है। बिल्कुल। उनकी मोहरें खास हैं और उन पर उकेरी गई लिपि आज भी एक बड़ा रहस्य है। सबसे बड़ा रहस्य शायद। समाज की संरचना शायद कम श्रेणीबद्ध थी, लेकिन बिना लिपि के निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। हाँ। और अंत में उसका पतन किसी एक घटना से नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, नदियों के बदलाव जैसे कई कारकों के धीरे धीरे असर से हुआ। ये वाकई एक अद्भुत और रहस्यमयी सभ्यता थी। बिल्कुल। और मेरे लिए एक अंतिम विचार ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हमें सिर्फ अतीत के बारे में नहीं सिखाता, ये हमें वर्तमान और भविष्य के लिए भी गहरे सबक देता है। किस तरह के सबक? ये हमें दिखाता है कि मानव समाज कितने रचनात्मक और संगठित हो सकते हैं। उनकी शहरी योजना आज भी प्रेरणा दे सकती है। उनका व्यापार नेटवर्क एक तरह से वैश्वीकरण का प्राचीन रूप था, लेकिन साथ ही यह हमें दिखाता है कि हम पर्यावरण पर कितने निर्भर हैं। उनका पतन हमें जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के सही प्रबंधन के प्रति चेताता है। ये कहानी है उत्थान और पतन की, अनुकूलन और बदलाव की, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बहुत सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हुए इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, अगर कल को वैज्ञानिक सिंधु घाटी की उस गूढ़ लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा? उनके विचार क्या थे, उनके राजा कौन थे या थे ही नहीं, वे अपने देवताओं को क्या कहते थे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे खुद जानते थे कि उनकी सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हो रहा है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, एक खोज हमारे इतिहास की पूरी कहानी को बदल सकती है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।